मेरी माँ मंदिर पर खाना बनाया करती थी। भले सूर्य की किरण सबसे पहले साहेबपुर कुमार विधानसभा में उगता है। मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बार माननीय इंजीनियर सुरेंद्र विवेक साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैंडिडेट होंगे? मतदाता मालिक किसके पक्ष जाएंगे यह कहना मुश्किल है, पर यहाँ की आम आवाम की मतदाताओं की ताकत अगर मिली तो सबसे पहले मैं बलिया अनुमंडल को जिला बनूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी न्यूज़ पर। कोरोना काल में हमने एक कैंपेन किया था #योद्धा, और उस योद्धा कैंपेन में हमने बलिया के उन तमाम खास करके बलिया बेगूसराय के ही उन तमाम स्वयंसेवी संगठनों का और समाज सेवियों का वृत्तांत दिखाया था कि इस कोरोना काल में वो क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारा सवाल भी किया था कि हमारे माननीय इंजीनियर सुरेंद्र विवेक कहाँ हैं, इस वक्त कहीं दिख नहीं रहे हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे थे और हमने उस समय तहकीकात किया था कि आखिर वाकई में जब पिछले साल हमने बाढ़ को देखा या उससे पहले भी या किसी भी तरह की कोई भी घटनाक्रम हो हमारे खास करके साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में, हमारे सुरेंद्र विवेक जी हर समय उनकी हाजिरी 100% रही है। लेकिन इस वैश्विक बीमारी कोरोना काल में आखिर ये दिख क्यों नहीं रहे, आखिर कहाँ विलुप्त हो गए? बहुत सारे नेताओं पे सब प्रश्न चिन्ह जनता ने खड़ा किया और उन्हीं प्रश्न चिन्हों में एक प्रश्न चिन्ह सुरेंद्र विवेक पर दिखा। और ख़ास करके हमारे चैनल के द्वारा हमने एक कैंपेन भी किया था, हमने एक तहकीकात की थी कि आखिर हमारे जन नेता सुरेंद्र विवेक कहाँ हैं, और हमने पता करके आप लोगों को बताया था कि सुरेंद्र विवेक जी इस कोरोना काल में शपथ लिए हुए हैं कि मैं फ्रंट से कहीं दिखूंगा नहीं, इसलिए मैं कोई पब्लिसिटी नहीं करूंगा और पीछे से जनता का जहां तक होगा मदद करूंगा। और उनका फोटो भी हम ही ने हमारे ही चैनल के द्वारा वायरल हुआ था। वो फोटो एक्सक्लूसिव फोटो था जिसे आप लोगों ने देखा, और वो आपको इसके अलावा आपको कोई भी एक क्लू भी कहीं नहीं मिला कि सुरेंद्र विवेक आखिर कर क्या रहे हैं। तो आज हम उन्हीं हस्ती के पास पहुँचे हैं और चलिए मिलवाते हैं आपको श्रीमान इंजीनियर सुरेंद्र विवेक जी से। नमस्ते, स्वागत है सर। आपने तो चर्चा वैसे काल की थी, इस बीमारी से, कोरोना वायरस से पूरा विश्व आक्रांत था। उसके कहर से, कोरोना वायरस के कहर से विश्व का एक भी देश छूटा हुआ नहीं था। हर देश इस बीमारी से परेशान और इस दौरान मैं लगातार लॉकडाउन 1 हुआ था। पता नहीं उससे पहले मैं जितने सामाजिक कार्य करते थे सभी कार्यों को मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला, अखबार में आया करता था। पर मैंने निर्णय लिया कि इस दौरान, कोरोना काल के दौरान जो लॉकडाउन 1 लगा, उस दौरान में अपने किसी भी सामाजिक कार्य को पता नहीं इनको कैसे मिला, मैं नहीं जानता। आज तक मुझे जानकारी नहीं है कि वह वीडियो फुटेज इनको कहाँ से प्राप्त हुआ, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ 300 लोगों का खाना बनता था। और खाना ये नहीं जो कोई बाहर के कारीगर आकर के खाना बनाया करते, बल्कि इसमें डॉक्टर सुनीता, इंजीनियर सुरेंद्र विवेक, मेरे सारे जितने अजीत, काशी और जितने हमारे कन्या कार्यकर्ता थे या घर के अंदर जो काम करते थे, वो समय निकाल करके सुबह शाम 300 लोगों का खाना बनाते थे और पहुंचाते थे। इन्होंने कहाँ का वीडियो आप तक पहुंचाए ये हमको नहीं पता, पर दोस्तों इस बीमारी के भीषण काल में किसी मजबूर लोगों का, चूंकि उससे पहले परिस्थितियां उनकी कितनी अच्छी रही होगी, और इस विषम परिस्थिति में अगर उनकी परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, माली हालत हो गई
मुझे लगता है इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर और अखबार में देने की आवश्यकता है। और मैंने जो निश्चय किया कि मैं सोशल मीडिया पर इस दौरान जो मैं सामाजिक काम करूँगा, सोशल मीडिया और अखबार में किसी भी परिस्थिति में नहीं डालूंगा। और मैंने दावे के साथ कहता हूँ मैंने नहीं डाला। अगर इनको फुटेज कहाँ से मिला मुझे जी सर। दोस्तों, कभी भी आप किसी राजनीतिक हस्ती या समाज सेवी से मिलते हैं या उनके बारे में जब भी इंटरव्यू देखते हैं तो ज़्यादातर बातचीत राजनीति की ही होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो उनका कर्म है, वो उस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सर इंजीनियर सुरेंद्र विवेक जी का बचपन कैसा बीता और इनको राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली। चलिए, ये सवाल तो कई लोगों ने नहीं पूछा कि आपका बचपन कैसा था। आज जिस प्रकार से मेरा बचपन बीता है, बचपन में मैंने जिस पीड़ा को देखा है वही पीड़ा आज मुझे गरीबों के बीच, आम आवाम के बीच ले जाने के लिए। मेरा घर पास में ही है, बरियारपुर घर है, कि दूर नहीं है, इसी विधानसभा क्षेत्र के इसी। और जहाँ तक घर की बात है, मेरे पास 8-10 वर्ग स्क्वायर का बगीचा है। मेरी माँ मंदिर पर खाना बनाया करती है और साथ के दिनों में बड़ा है खाना लेकर के दे जाया करती। ये परिस्थितियाँ उस वक्त जब इंजीनियरिंग का मैंने फाइनल ईयर पास करके आया, मेरे सामने मेरी माँ की बेटी, पता नहीं आज हमारी संवेदना थोड़ा सा और जग गई है। वह उस दिन गिर गए जिस दिन मैंने बाहर से आया, अपनी फाइनल ईयर का एग्जाम लेकर के घर लौटा, सारे सामान लेकर के, किताब कॉपी थोड़ा बहुत रहा जो भी था। मैंने माँ को देखा खाना लेकर के गिर पड़ी थी। माँ मेरी रोने लगी थी। मैंने कहा ये भगवान का अति दुख है, अब तुमको सुख आने वाला है। और सच कहें तो उस दिन से जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, तो आज मैं उसी माँ से पूछता हूँ, क्या माँ तुम अपने घर में झाड़ू लगा सकती है? वही माँ आज भी रोने लगती है। कल का रोना दुख का पहाड़ जैसा समस्याओं को लेकर के रोती थी। आज अगर उसकी आंख से आंसू गिरता है तो अपने को सुख का और निरंतर जिस गांव का मैं व्यक्ति था, उस गांव का सबसे अंतिम व्यक्ति था। मेरे नाम से कोई एक पत्र भी नहीं पहुंच पाता था। अभी आज हमारे समाज के जितने भी अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, खड़ा परिवार है, उसके लिए सुरेंद्र विवेक एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, करते हैं। सर, ऐसा कोई एक घटनाक्रम या कोई ऐसा मूवमेंट जिसने आपको राजनीति की तरफ आकर्षित किया या राजनीति में आपको पदार्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसा कुछ याद है यदि साझा करना चाहे हमारे साथ? चलिए, राजनीति के संदर्भ में मेरा उलट विचार था, उलट सोच समझती। मैं राजनीति को बिल्कुल खराब समझता था। तो राजनीति में कहता था, राजनीति बहुत खराब है, राजनीति राजनीति में कैसे आ गया? मैं सोशल वर्कर था, सामाजिक कार्यकर्ता था। लोगों के दुख से दुखित होकर के मैं क्षेत्र में निकल पड़ता था, लोगों की सेवा करता था। ये जुनून मेरे पास था और इसका सच कहता हूँ, इस सामाजिक काम करने में मुझे काफी खुशी मिलती है, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। और ये सुरेंद्र विवेक नहीं कर रहा है, आज मैं कर रहा हूँ। सुरेंद्र विवेक उस बरियारपुर का होता तो कहीं इंजीनियर थे, कहीं नौकरी करते, 1,50,000 की नौकरी होती, पेट के लिए, परिवार के लिए संघर्ष करते। पर आज उस ईश्वर की कृपा है, आज उस भगवान की कृपा है
जो सुरेंद्र विवेक आज आम आवाम के बीच, गरीबों के बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हैं, समाज के लिए काम करते हैं, यह सारा श्रेय मैं ईश्वर को देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक लाने में उनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और जहाँ तक आप राजनीति की बात करते, मैंने कहा कि मेरे पिताजी भी कहते थे जो राजनीति बहुत खराब चीज है। और एक बार दिल्ली में मुझे इस मुद्दे पर एक बहस करने का अवसर मिला एडी न्यूज पर। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा विवेक जी ये बताइए अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते। मैंने उनके सवाल का जवाब दिया था, अच्छे लोगों को राजनीति में लाना है, उनके माता और पिता को समझाना होगा, क्योंकि जब वह राजनीति की ओर, नेतृत्व की ओर कदम बढ़ाता है तो अपने बच्चे को कहते हैं नेतागिरी। तो जब हमारे पिताजी, हमारी माँ ही राजनीति करने से रोकते हैं, अच्छे लोगों का राजनीति उलट आइडिया रहने के बाद सामाजिक काम करते करते मुझे लगा जो छोटे छोटे काम तो मैं कर लेता हूँ, जो सामाजिक काम है, जो मेरी क्षमता के हिसाब से जो अनुरूप है, उस काम को मैं कर लेता हूँ। पर कोई साथी आते हैं, उनके गांव में जाते हैं, कहते हैं हमारा पुस्तकालय बना दीजिए, हमारा सड़क नहीं बना दीजिए, हमारा विद्यालय टूटा हुआ स्कूल नहीं बना दीजिए, सर ये हाई स्कूल है, इसको प्लस टू नहीं कर सकते। वहां मैं अपने को ताकतहीन समझता था, क्योंकि मेरे पास राजनीतिक ताकत थी नहीं जो मैं बड़ी बड़ी योजनाएं लोगों के बीच देता। तो मुझे लगा कि राजनीति में प्रवेश करना चाहिए हमको, और राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत। धीरे धीरे मेरे मन में लगा, चूंकि संसद में, विधानसभा में अर्थात विधायकी से ही कानून बनता है, जन समस्याओं के समाधान के लिए, आम आवाम के लोगों के लिए अगर कानून बनती है, लोकसभा और विधानसभा, तो वहां अच्छे प्रतिनिधि जाना चाहिए। ये हमको अंदर से लगा। तो मुझे लगा मेरे जैसे लोग को अगर कहेगा राजनीति गलत है, नहीं, जो विचार मेरा राजनीति के संदर्भ में उलट था वो फिर से उलट गया। जो नहीं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, आम आवाम के लिए राजनीति करना चाहिए, आम आवाम के लिए संघर्ष करना चाहिए। और लोकसभा और विधानसभा एक अच्छे लोग की भूमिका होनी चाहिए। राजनीति तो मैं समझता हूँ एक दुर्घटना भी है, जिसको मैं कभी सोचा नहीं था मैं राजनीति करूंगा, पर राजनीति में मैं सामाजिक काम कर रहा था। भाजपा के वरीय नेताओं ने कहा, विवेक जी आप राजनीति करते हैं, आप भाजपा में आए, आप जिस जगह से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, वहाँ आपको सम्मान है। मैंने 8 मार्च 2014 को राजनीति की शुरुआत, 8 मार्च 2014 को मैंने भाजपा की सदस्यता की। राजनीति की शुरुआत नहीं हुई, विरासत में अगर मिला तो भूख, हसुआ, हथौड़ा, खुरपी, खेत, मकई, गेहूं विरासत में तो होती है। राजनीति की तो सपना कभी सोचा नहीं, पर एक दुर्घटना ही है जो मैं आज राजनीति में हूँ अच्छे विचारों के साथ। मुझे लगता है राजनीति, अब देश को जरूरत है अच्छे लोगों को राजनीति, इस समाज को जरूरत है अच्छे लोगों को राजनीति। इसलिए मैं युवाओं से भी अपील करता हूँ कि जितने अच्छे युवा हैं इस देश को आपकी जरूरत है। आप केवल इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर या IAS, IPS केवल मकसद वह नहीं बनाए, एक मकसद राजनीति के क्षेत्रों में भी बनाए, ताकि देश की दशा और दिशा, समाज की पीड़ा और दुख जो तय होता है वह राजनीति के मार्ग से ही होता है। इसलिए तमाम युवाओं से भी मैं अपील करूँगा तो आप राजनीति प्रारंभ करें, अच्छे लोगों को राजनीति में आज की तारीख में जरूरत। अच्छे लोगों को राजनीति में आज की तारीख में जरूरत है। सर, आप लगातार पिछले 7-8 सालों से या
लगभग 10 साल। बिल्कुल मोटा मोटी 10 साल से। मोटा मोटी 10 साल से आप कंटिन्यू खास करके साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, घर घर लगभग घूम चुके हैं। सर, मुख्य रूप से आपको क्या लगता है कि साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के जनता के पास मुख्य रूप से क्या समस्या है? समस्या के बारे में कुछ बताएं सर। समाधान तो खैर आप अभी कभी रहे नहीं हैं, सत्ता में रहे नहीं। हाँ, आपकी पार्टी जरूर रही है, लेकिन आप स्वयं सत्ता में नहीं रहे। लेकिन समस्या के बारे में हमें बताएं कि आपके हिसाब से क्या समस्या है, और उसका आप यदि कभी आपको मिलता है पावर तो आप उन समस्याओं पे क्या करना है? देखिए, साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र जी बेगूसराय जिला का पिछड़ा क्षेत्र। पहले सूर्य की किरण सबसे पहले साहेबपुर कमाल विधानसभा में उगता। सुबह की किरणों से यह विधानसभा सुनहरा रंग दिखता, पर जब इसके अंदर आप जाएंगे तो इतना ही यह पिछड़ा, अति पिछड़ा है। और इसकी समस्याओं की जहाँ तक बात है, जब कृषि आधारित यह क्षेत्र है, बाढ़ ग्रस्त यह क्षेत्र है, कटाव ग्रस्त यह क्षेत्र है, इतनी समस्याएं जिसके पास है, जिसके पास रोजी और रोटी का अभाव है, जहाँ से मजदूरों का पलायन बाहर होता हो, तो स्वाभाविक है इस क्षेत्र की पीड़ा क्या होगी यह महसूस करने के। तो कृषि आधारित क्षेत्र रहने के कारण, अति पिछड़ा होने के कारण और तमाम अशिक्षा भी मूल कारण है जो हमारे घर में आर्थिक समृद्धि नहीं आ पाई है। तो आर्थिक विपन्नता के कारण, आर्थिक असमानता के कारण यह क्षेत्र काफी पिछड़ा है। बारे में बोले कि हमारी सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है और कृषि के क्षेत्र का विकास। लेकिन कहीं ना कहीं खास करके कोरोना काल को लेकर और ज़्यादा ये कोरोना वैसी बीमारी आने के बाद और ज़्यादा भीषण परिस्थिति बन चुकी है बेरोजगारी। बेरोजगारी के बारे में सर, आदमी के मन में एक थ्योरी चलता है कि चलो सरकारी नौकरी मिल जाए तो बेरोजगारी दूर, और लोग मन बना चुके, लोगों के मन में ये बैठ चुका है कि बिना सरकारी नौकरी के इंसान बेरोजगार है। तो क्या हम लोग एक समाज सेवी होने के नाते मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि एक समाज होने के नाते क्या हम बेरोजगारी समस्या से एक समाज होने के नाते नहीं कर सकते? एक समाज होने के नाते हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या इतनी नासूर ना हो, हम जीने लायक बन पाए, हमारा समाज जीने लायक बन पाए? इसके बारे में तो निश्चित रूप से अभी अहम मुद्दा है। और जब महामारी काल ही हो, महामारी का काल हो, बाढ़ जिसका इस राज्य में तांडव मचा रहा हो, कोरोना वायरस का कहर शिखर पर हो, तो स्वाभाविक है बेरोजगारी तो आएगी। लोगों को कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान लोग घर में रहे, सारे कारोबार बंद हो गए। देश में जितनी भी फैक्ट्रियां थी, जितने छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, सारे के सारे बंद हो गए। तो बेरोजगारी होना तो तय है और तय होगा भी। ऐसी परिस्थितियां में, विकट परिस्थितियां में हर तरह के आफत आते हैं, तो बेरोजगारी की भी एक आफत हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में है। सर, मेरा सीधा सा सवाल ये है सर, एक समाज होने के नाते क्या हम कमज़ोर हो चुके हैं? जो जनता की समस्याओं या कहें कि समाज की समस्याओं से हम सामाजिक होने के नाते नहीं लड़ पाते। हमें हमेशा सहयोग, सरकारी सहयोग हो या किसी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति का सहयोग हो या किसी ऐसे मजबूत व्यक्ति के तरफ भी हम लोग क्यों आस लगा के देखते हैं? एक समाज होने के नाते हम कितने कमज़ोर हुए हैं। आज के इस दौर में 2020 का समय चल रहा है, और इस समय में हम समाज होने के नाते कितने कमज़ोर हुए हैं, इसके बारे में पूछना चाहेंगे। क्या समाज होने के नाते हम लड़ सकते हैं इस बेरोजगारी की समस्या से, इस अशिक्षा की समस्या से? एक समाज सेवी होने के नाते आप हमें बताएं कि हमारा समाज कितना कमज़ोर हुआ है या उसकी मजबूती के लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए, आज का जो समय है, इसमें मैं जो महसूस कर रहा हूँ, अधिकार के क्षेत्र में, कर्तव्य के क्षेत्र में अधिकार का बोलबाला हो गया।
बिल्कुल सही बोला। लोग सड़क चाहते हैं, लेकिन सड़क की सफाई कौन करेगा? तो सरकार करेगा। यानी अपने कर्तव्य को लोग भूल रहे हैं, केवल अधिकार की ही बात करते हैं। सरकारी नौकरी ही केवल मात्र बेरोजगारी दूर होने का एकमात्र रास्ता नहीं है। आप में जज्बा है, ताकत है, तो आप स्वयं रोजगार खड़ा कर सकते हैं और 10 लोगों की बेरोजगारी आप दूर कर सकते हैं। ये ताकत लाने की जरूरत है। और हम प्राइवेट सेक्टर में या अपने घरों में कृषि कार्य करते हैं, क्या वो रोजगार नहीं? क्या हम दुकान खोल करके दुकान चलाते हैं, अपने व्यापार को चलाते हैं, वह रोजगार नहीं है? वह भी रोजगार ही है। क्या हम मजदूरी करते हैं, क्या वो रोजगार नहीं है? वह भी रोजगार ही है। लेकिन लोगों के दिमाग में एकमात्र बैठ चुका है कि सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार है। जबकि तमाम युवाओं से मैं अपील करता हूँ तो रोजगार के संदर्भ में जो आपकी सोच है, वो सोच को बदलिए। आप गांव में हैं, वही रोजगार खड़ा कर दीजिए। आप खेत खलिहान में हैं, वही रोजगार खड़ा कर दीजिए। आपके एक रोजगार खड़ा करने से कई लोग बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इसलिए इस मानसिकता को बदल करके आप नए सिरे से, नई सोच के साथ आप बेरोजगारी की जो परिभाषा है उस परिभाषा को बदल करके आप नई जोश, नए उमंग के साथ, आप तो युवा हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप में असीम ताकत है, असीम क्षमता है, आप में कुछ कर गुजरने की। आप बेरोजगारी की जो बोझ आप पर है, जो बार बार बेरोजगारी को लेकर के आप चिंतित रहते हैं, इसको मन से निकाल फेंकिए और घर से निकल पड़िए। जहां हमको जिस प्रकार का काम मिलेगा वही काम करें, वही बेरोजगारी हम अपनी दूर करें। ये मानसिकता लाना। सर, अभी तक तो हमने जितने भी सवाल किए, ज़्यादातर मैं चाहता भी था कि हम जो बातचीत करें, आपसी बातचीत जो हो, उसका स्तर राजनीतिक ना होकर समाज सेवी के रूप में मैं आपसे मिलना चाहता था और समाज के हित के लिए मैं आपसे समाज के हित के लिए आपसे बात करना चाहता था। लेकिन चूँकि अब चुनावी समय है और चुनाव का बिल्कुल लगभग एक तरह से कहा जाए चुका जा चुका है। हर तरफ चुनाव की ही चर्चा है, चाहे गली के नुक्कड़ पे हो, चाहे किसी पान के टपरी पे हो, चाहे बड़े बड़े ऑफिसों में, हर जगह लोग राजनीति की ही चर्चा करना पसंद करते हैं। यही गॉसिप बना हुआ है। तो राजनीति में मैं ज़्यादा लाग लपेट का सवाल नहीं पूछूंगा। मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बार माननीय इंजीनियर सुरेंद्र विवेक साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैंडिडेट होंगे? चलिए, आपने तो धीरे धीरे सब कुछ आज पूछ लेना ही चाहिए। आपने मेरे जीवन वृत्ति के संदर्भ में पूछा, समाज सेवा के बारे में पूछा और आप राजनीति की चर्चा करें। चलिए, यह आपका प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और साहेबपुर कमाल विधानसभा की जनता की निगाहें, मतदाताओं की निगाहें हम पर है। लोग जब बाहर हम निकलते हैं, लोग सवाल करते हैं कि आपके जैसे लोगों को इस क्षेत्र की जरूरत है। तो स्वाभाविक है, जब आम आवाम की मांग है, यहाँ के मतदाताओं की मांग है, तो स्वाभाविक से इच्छा तो जगती ही है। पर चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का यह निर्णय होगा और हमारे क्षेत्र के आम आवाम जो जनता है, वह जनता जो कहेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे, उनके निर्णय के अनुसार मैं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। अवसर मिला तो लड़ लूंगा, नहीं अवसर मिला तो समाज सेवा करता हूँ। यानी कि खबरों के पीछे की जो खबर है उसे सर अभी जाहिर नहीं करना चाहते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि जनता भी आस लगाए बैठी है कि हमारे श्रीमान सुरेंद्र विवेक जी हमारे कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे। हर किसी के जवान पर यह सवाल तैर रहा है। लगातार आप फेसबुक के जरिए, विभिन्न सोशल साइटों के जरिए आप देख रहे होंगे, लगातार पोस्ट के द्वारा यह पूछा जा रहा है, चर्चा हो रहा है, हर जगह चर्चा हो रहा है कि
तो इस बार हमारे साहिबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से कौन कैंडिडेट होंगे, क्या होंगे। खैर ये तो हुई राजनीतिक चर्चा, मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई सवालों को हमने लिया है और इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा आखिरी सवाल सर ये रहेगा कि हमारा आखिरी सवाल सर आपके लिए ये एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर, यदि बाय द वे राजनीतिक समीकरण क्या बनता है इसके बारे में तो हम अभी नहीं कुछ कर सकते हैं, शायद आप भी नहीं कुछ कहना चाहें, लेकिन यदि सुरेंद्र विवेक हमारे साहिबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनते हैं तो पहला वो कौन सा 5 काम होगा जो साहिबपुर कमाल की जनता देखेगी और साहिबपुर कमाल की जनता की याद करेगी। साहिबपुर कमाल विधानसभा पर 35 वर्षों से कमोबेश जो हमारे वर्तमान माननीय विधायक हैं उनका एकाधिकार है। इस विधानसभा क्षेत्र की क्या दिशा है, क्या दशा है, क्या पीड़ा है, शायद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो यहाँ की आम आवाम जनता सब लोग झेल रहे हैं, कमोबेश सब लोग झेल रहे हैं। जो आज वर्तमान विधायक है, 15 साल बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी राजनीतिक ताकत मिलने के बावजूद हमारा क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सका। आज आपने कहा जो आप विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे। पहले तो मतदाता अवसर दे, मैं तो रात दिन कल्पना करूं हर विकास साहिबपुर कमाल विधानसभा अर्थात बलिया और साहिबपुर कमाल की विकास कैसे हो, नित नए सपना देखता हूं और फिर उसके परिप्रेक्ष्य में मैं काम करता हूं, एक प्लान तैयार करता हूं। अगर मैं विधायक बनता हूं, क्योंकि राजनीति में तो कोई गारंटी नहीं होती है, मतदाता मालिक किसके पक्ष जाएंगे यह कहना मुश्किल है, पर यहाँ की आम आवाम की मतदाताओं ताकत अगर मिली तो सबसे पहले मैं बलिया मंडल को चुना देता और इसके बाद 2 दर्जन सपने हैं, 2 दर्जन विकास के हमने रेखा खींच के रखा है। अगर यहाँ के आम आवाम ने ताकत दी तो हम सिमरिया घाट से लेके मुंगेर घाट तक गंगा कॉरिडोर का निर्माण कराएंगे। कटाव की समस्या, बाढ़ की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी और यह क्षेत्र पर्यटक के रूप में विकसित होगा। अगर यहाँ के लोगों की मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ तो मैं अपने क्षेत्र में गैर तकनीकी और तकनीकी, गैर तकनीकी का मतलब हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज, गैर तकनीकी का मतलब हुआ डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, पीजी की पढ़ाई और तकनीकी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, सभी कॉलेजों की स्थापना के लिए सतत मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि इसके पीछे मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है कि ये सारे तकनीकी कॉलेज यहाँ खुलेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और हमारे बच्चों को पढ़ने में सुविधा होगी तो हमारे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आएगी। यहाँ के लोगों को अगर मुझे ताकत मिली, आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं छात्राओं के लिए महिला कॉलेज की स्थापना। इस तरह 22 हमारे विकास की रेखाएं हैं, 22 मेरी कल्पनाएं हैं, 2 दर्जन के आसपास जो मैंने सपना देखा है। इस क्षेत्र को बनाने के लिए, इस क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए तो मैंने सपना देखा है विकास के संदर्भ में, उसको मैं इस धरती पर उतारने का प्रयास करूंगा, अमली जामा पहनाने का कोशिश करूंगा तो मेरा क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब
चूँकि चुनाव भी नज़दीक है और जल्द ही हमें पता भी चल जाएगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से खासकर साहिबपुर कुमाऊं विधानसभा क्षेत्र से कौन कैंडिडेट होते हैं। और ये तो भविष्य की गर्त में है कि चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि हमारे नेता हमारी समस्याओं को कितना समझे, हमारी समस्याओं का कितना निराकरण किए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी तरह बी न्यूज़ से जुड़े रहें और हम कोशिश करेंगे कि लगातार विभिन्न हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद।